ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके वंशकारा, जो जयनारायण विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम में शामिल किया गया है। कारा, ये जो वंश कारा है, अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें कि इसको वर्गीकरण में कहाँ पर रखा जाता है, तो इसकी वर्गीकृत स्थान या सिस्टमेटिक पोजीशन हम इसको वर्ग क्लोरोफाइसी के अंदर रखते हैं। क्लोरोफाइसी में इसलिए रखा जाता है कारा को क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर जो पाए जाने वाले लक्षण हैं वो कारा के अंदर मिलते हैं आपको। और क्लोरोफाइसी के अंदर जो मुख्य लक्षण हैं वो आपके हैं कि जो वर्णक है इसके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम संचित भोज्य पदार्थ की बात करें तो संचित भोज्य पदार्थ क्लोरोफाइसी के सदस्यों के अंदर स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा अगर कसाबिकाओं या फ्लैजिला की बात करें तो कसाबिका इसके अंदर आप देखें कि अग्रभाग में निवेशित होती हैं, एंटीरियरली इंसर्टेड होती हैं। इसके अलावा बाइफ्लैजिलेटेड द्विकसाबिक होते हैं और आइसोकोन्टी इक्वल लेंथ ऑफ फ्लैजिला समकसाबिकी समान लंबाई वाली कसाबिकाएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जनन की, तो इसके अंदर आपके सभी प्रकार के जनन पाए जाते हैं, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक। और लैंगिक में भी अगर हम बात रखें तो तीनों प्रकार की जो विधियाँ हैं, समयुग्मकी आइसोगेमस, असमयुग्मकी एनाइसोगेमस, ऊगेमस, विषमयुग्मकी, तीनों प्रकार के लैंगिक जनन क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं। तो कारा को हम वर्ग क्लोरोफाइसी के अंदर वर्गीकृत करते हैं। वर्ग क्लोरोफाइसी के अंदर कारा को हम ऑर्डर कारेल्स के अंदर पढ़ते हैं। कारेल्स के अंदर हम जब देखते हैं करेक्टर्स, तो ये देखें कि सबसे ये जो कारा है वो मैक्रोस्कोपिक हैं, स्थूल सदस्य हैं। आप दूसरी शैवालों से जब इसकी तुलना करते हैं कारा की, तो कारा को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एल्गी है, बड़ा शैवाल है जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। काफ़ी ऐसे सदस्य हैं एल्गी के शैवाल जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, केवल हम उसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर देख सकते हैं। तो गण कारेल्स के अंदर जो एक ही फैमिली शामिल की गई है वो फैमिली है आपकी कारेसी, और कारेसी के अंदर आपके कारा और नाइटेला दो जीनस रखे गए हैं। तो कारा को हम वर्ग क्लोरोफाइसी, गण कारेल्स और कुल कारेसी के अंदर वर्गीकृत करते हैं। प्राप्ति स्थान की बात करें, ऑक्यूरेंस, तो संसार भर में अगर हम बात करें कारा की लगभग 180 जातियां पाई जाती हैं। और अगर इसका आवास की बात करें कि ये किस स्थानों पर पाई जाती हैं, तो ये जिनमें से अधिकांशतः अलवण जलीय होती हैं, फ्रेश वाटर एल्गी हैं, अलवणीय जलीय शैवाल हैं। ये प्राय विविध प्रकार के उथले कुंडों में, सेलो पॉन्ड्स में निमग्न अवस्था में पाई जाती है, सबमर्ज। तो ये पानी के अंदर डूबी हुई अवस्था में आपको दिखाई देंगे। कुछ जातियां खारे जल में जैसे कारा बाल्टिका, तथा कुछ उष्ण स्रोतों हॉट स्प्रिंग्स जैसे कारा फ्रेजिलिस में भी पाई जाती हैं। कठोर जल में उगने वाली जातियों की सतह कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण परपटीमय हो जाती है। इसी लक्षण के कारण ये शैवाल स्टोन वर्ड कहलाते हैं। तो कारा को हम एक अलग नाम स्टोन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कारा की जो बाह्य सतह है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन या जमाव देखने को मिलता है। भारतवर्ष की अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो कारा की लगभग 30 जातियां पाई जाती है, जिनमें कारा जिलेनिका, कारा जिम्नोपिटिस, कारा ब्राउनी तथा कारा ग्रेसिलिस प्रमुख है। तो ये कुछ भारत में पाई जाने वाली कारा की प्रमुख जातियां हैं। अब हम बात करते हैं संरचना, स्ट्रक्चर की। कारा की जो थैलस है या सुकाय है वो किस प्रकार का दिखाई देता है।
पादप काय की बात करें, प्लांट बॉडी, कारा का पादप काय स्थूल दृश्य, माइक्रोस्कोपिक तथा निमग्न होता है। जैसे मैंने कहा कि ये हमें नेकटाई से दिखाई दे देते हैं और पानी के स्रोत में ये डूबे होते हैं, निमग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। सामान्यतः इसकी जातियाँ 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक हमें दिखाई देती है। पादप काय की बात करें प्लांट बॉडी की, तो वो 2 भागों में डिवाइड रहता है। एक नीचे वाला पार्ट, या हम कहें कि जो मिट्टी के अंदर, डैम सॉइल के अंदर जिसको एंकर्ड करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं राइजोइड्स या मूलाभास। और एक वो भाग है जो सॉइल से बाहर दिखाई देगा हमें, जिसको हम कहेंगे उसका मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो मूलाभास तथा मुख्य अक्ष में इसका शरीर विभेदित होता है। मूलाभास की बात करें राइजोइड्स की, सूत्रवत होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, एक पंक्तिक तथा शाखित संरचनाएं हैं जो मुख्य अक्ष के आधार अथवा नीचे की पर्वसंधियों से उत्पन्न होते हैं। ये श्रेणीबद्ध क्रम में शाखित होते हैं। मूलाभासों में तिर्यक पट्टों ऑब्लिक सेप्टा की उपस्थिति कारा का लाक्षणिक गुण है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं राइजोइड्स ऑफ कारा के अंदर। पटों पर संलग्न कोशिकाओं के सिरे विपरीत दिशाओं में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक पट पर 4 अथवा अधिक कोशिकाओं की ग्रंथिल संरचना बनती है। इसे मूलाभासी पट्टिका राइजोइडल प्लेट कहते हैं। मूलाभास की शाखाएं इसी पट्टिका से उत्पन्न होती हैं। मूलाभास द्वारा पादप काय अधोस्तर से चिपका रहता है। तो जो भी सबस्ट्रेट है हमारे पास, उस पे ये जो पादप है कारा, वो उसके राइजोइड्स के द्वारा एंकर्ड रहता है, ये चिपका हुआ रहता है, अटैच रहता है। मुख्य अक्ष ऊर्ध्व इरेक्ट होता है। भूमि पर एक एपिजियल भूमि से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है तथा शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है। यह एकांतर क्रम में व्यवस्थित अनेक पर्व व पर्वसंधियों में विभेदित होता है। पर्व 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इनके अक्ष में एक लंबी कोशिका होती है जिसे अक्षीय कोशिका कहते हैं अथवा पर्व कोशिका कहते हैं, इंटरनोडल सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं की लंबाई इनके व्यास की तुलना में कई गुना होती है। पर्व कोशिका अनेक वल्कुटीय कोशिकाओं से घिरी रहती है। प्रत्येक पर्व का ऊपरी आधा भाग, अपर हाफ ऑफ ईच इंटरनोड, ऊपरी पर्वसंधि से व्युत्पन्न वल्कुटीय कोशिकाओं तथा निचला अर्ध भाग, लोअर हाफ ऑफ द इंटरनोड, नीचे की पर्वसंधि से व्युत्पन्न वल्कुटीय कोशिकाओं से ढका होता है। ऊपरी पर्वसंधि से व्युत्पन्न कोशिकाएं नीचे की ओर और तथा नीचे की पर्वसंधि से व्युत्पन्न कोशिकाएं ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। पर्व की तुलना में पर्वसंधि अत्यंत छोटी होती है। यह समव्यासी कोशिकाओं के एक समूह से निर्मित होती है। पर्वसंधि में 2 केंद्रीय कोशिकाएं सेंट्रल सेल्स होती है जो 6 से 20 परिधीय कोशिकाओं से घिरी होती हैं। प्रत्येक पर्वसंधि पर निम्नलिखित 3 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। सीमित वृद्धि की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये मुख्य अक्ष तथा असीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्वसंधियों पर एक आवर्त के रूप में पाई जाती हैं। इन शाखाओं में 5 से 15 तक पर्व तथा पर्वसंधियां बनने के पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाती है। इसी कारण इन्हें सीमित वृद्धि की शाखाएं कहा जाता है। ये शाखाएं प्राथमिक पार्श्व, प्राइमरी लेटरल्स, पत्तियां अथवा उपशाखा भी कहलाती है। तो हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। हम इसको प्राथमिक पार्श्व भी कह सकते हैं, प्राइमरी लेटरल्स भी कह सकते हैं, लीव्स भी कह सकते हैं या ब्रांचलेट भी कह सकते हैं। तो ये सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं। इनके पर्व की लंबाई मुख्य अक्ष के पर्व की अपेक्षा कम होती है। इन शाखाओं की पर्वसंधियों पर कुछ एक कोशिकीय तंतुवत द्वितीयक पार्श्व, सेकेंडरी लेटरल होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पार्श्व की पर्वसंधियों पर जननांग भी विकसित होते हैं। असीमित वृद्धि की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये शाखाएं मुख्य अक्ष तथा सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्वसंधियों से उत्पन्न होती हैं। इन्हें कक्षीय शाखाएं, एक्सिलरी ब्रांचेज अथवा दीर्घ पार्श्व, लॉन्ग लेटरल भी कहते हैं। ये शाखाएं पर्व तथा पर्वसंधियों में विभेदित होती हैं तथा इनकी पर्वसंधियों पर प्राथमिक पार्श्वों का चक्र पाया जाता है।
इन शाखाओं की वृद्धि मुख्य अक्ष के समान असीमित होती है। अनुपर्णक स्टिपुलॉइड्स सीमित वृद्धि की शाखाओं की आधारीय परसंधियों पर एक कोशिकीय ऊर्ध्व पाए जाते हैं, जिन्हें अनुपर्णक या स्टिपुलॉइड्स कहते हैं। कारा ब्राउनी तथा कारा न्यूडा आदि कुछ जातियों में प्रत्येक परसंधि पर अनुपर्णकों की संख्या उस परसंधि पर उपस्थित सीमित वृद्धि की शाखाओं के बराबर होती है। यह दशा एक अनुपर्णकी कहलाती है, परंतु कारा की अधिकांश जातियां द्विअनुपर्णकी होती हैं, अर्थात इनमें प्रत्येक सीमित वृद्धि की शाखा के आधार पर दो अनुपर्णक होते हैं। यदि परसंधि पर अनुपर्ण एक चक्र में व्यवस्थित हो तो यह दशा एक वलय हैप्लो स्टिफेनोस तथा दो चक्रों में व्यवस्थित अनुपर्णक द्विवलय डिप्लो स्टेफेनोस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम कारा के जो थैलस है उसकी संरचना के बारे में बता सकते हैं। और डायग्राम में देखते हैं हम इस चीज़ को। ये आपके कारा का डायग्राम है, जिसमें हम जो दो चीज़ों की बात कर रहे थे संरचना के अंदर। एक हमने बात की थी कि इसका जो पादप काय है, ये इसका पादप काय है, ये मेन एक्सिस मुख्य अक्ष और राइजोइड्स मूलाभास के अंदर विभेदित होता है। इसके अलावा हमने बात की कि जो मुख्य अक्ष है वो पर्व संधि, ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि है, और दो पर्व संधि के बीच का जो भाग है जिसको हम कहते हैं पर्व। तो नोड, ये दो नोड्स हो गए, और दो नोड्स के बीच का जो एरिया है वो इंटरनोड कहलाता है। तो जो मुख्य अक्ष है या मेन एक्सिस है वो पर्व संधियों में विभेदित होता है। इसके अलावा हमने कहा कि जो मुख्य अक्ष है उसकी पर्व संधि पे आपको ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हैं। तो हम देखेंगे ये सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं जो एक चक्र के अंदर है। आप पर्व संधि पे इसको देख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि पर्व संधि पर एक चक्र के अंदर आपको सीमित वृद्धि वाली शाखाएं दिखाई देती हैं। अगर इन सीमित वृद्धि वाली शाखाओं को भी अगर हम इलाज करके देखें तो ये भी आप देखें कि इनको सीमित वृद्धि वाली शाखाएं क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जो पर्व संधियाँ हैं वो आप देखें कि 15 पर्व और 15 पर्व संधियों के बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए हमने इसको सीमित वृद्धि कहा। तो इसकी जो संरचना है एक सीमित वृद्धि वाली शाखा की, वो भी पर्व और पर्व संधियों में विभेदित है, और उसकी पर्व संधियों पर भी आपको संरचनाएं दिखाई देती है जिसको हम सेकेंडरी लेटरल्स कहते हैं, द्वितीयक पार्ट्स को कहते हैं। और इन द्वितीयक पार्ट्स के पर या इसकी जो प्राथमिक पार्ट्स हैं उसकी पर्व संधियों पर हमें इसके कारा के जननांग भी देखने को मिलते हैं। तो एक तो संरचना ये हो गई। दूसरी हमने बात कही कि जो मुख्य अक्ष हैं वो मुख्य अक्ष पर आप देखें कि जो पर्व संधियाँ हैं उस पर्व संधियों पर आपको मुख्य अक्ष के समान ही असीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिसको हम कह रहे हैं, या हम कहें कि असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। इनके ऊपर पुनः मुख्य अक्ष के समान ही आपको पर्व और पर्व संधियाँ देखने को मिलेगी, और पर्व संधियों पर आपको प्राथमिक पार्श्व और प्राथमिक पार्श्व पर आपको द्वितीयक पार्श्व देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम कारा की संरचना को देख सकते हैं। तो ये कारा के डायग्राम के अंदर था। फिर हमने एक जो मुख्य विशेषता की बात की थी कारा के अंदर, कि कारा के जो राइजोइड्स होते हैं उसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। आप ये देखें कि ये जो राइजोइड्स हैं कारा का, ये फूला हुआ है, और इसमें देखें आप इस तरह से ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। और हमने ये बात की कि ये ऑब्लिक सेप्टा है, यहाँ पर 4 कोशिकाएं दिखाई देती हैं, और ये चारों कोशिकाएं अलग अलग डायरेक्शन में ग्रोथ करती हैं, और जिससे क्या बनती है, एक राइजोइडल प्लेट बनती है या मूलाभासी पट्टिका बनती है। तो ये कारा के मूलाभास और कारा की संरचना के बारे में और इसके डायग्राम के हिसाब से हमने बात की। और फिर जो हमने बात की कि जो कारा की पर्व संधि है और जो पर्व हैं उसके बारे में,
तो यहाँ जो डायग्राम हम देख रहे हैं वो डायग्राम है आपके, जैसे इस डायग्राम को देखें, ये सीमित वृद्धि वाली शाखा है, या हम कहें कि ये प्राइमरी लेटरल्स हैं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ये पर्वसंधि है, ये पर्वसंधि है, ये पर्वसंधि है। तो आप पर्वसंधि देख सकते हैं, और पर्वसंधि के बीच में जो एरिया है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं ये है इसका पर्व इंटरनोड। तो आप ये देख सकते हैं ये बीच का एरिया इंटरनोड्स है, पूरा का पूरा इंटरनोड्स ये वाला। अब इंटरनोड्स में आप देख सकते हैं इस संरचना के अंदर कि आपको कुछ वल्कुटीय तंतु दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए पट्टीनुमा संरचनाओं के अंदर ये वल्कुटीय संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो एक इंटरनोड या पर्व का निर्माण कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो आप ये देखें कि जो पर्व संधि हैं, ऊपर वाली पर्व संधि ये वाली, इससे कुछ कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट नीचे उतर रहे हैं, तो ये आपके डिसेंडिंग कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट है, डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स हैं। और दूसरी बात करें कि जो निचली पर्व संधि है उस पर्व के लिए, उससे कुछ फिलामेंट कॉर्टिकल फिलामेंट ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट दोनों मिलके और क्या बनाते हैं, एक पर्व का निर्माण होता है। तो पर्व की ऊपरी पर्व संधि से कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट नीचे की तरफ उतरते हैं, डिसेंडिंग, और पर्व की नीचे की जो पर्व संधि है उससे जो कॉर्टिकेटल फिलामेंट है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, असेंडिंग कॉर्टिकेटल फिलामेंट। तो इस तरह से पर्व का निर्माण होता है। और हमने बात की कि जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है या प्राइमरी लेटरल्स हैं, उसकी जो पर्व संधि है वहाँ पर हमें सेकेंडरी लेटरल्स मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं ये सेकेंडरी लेटरल्स हैं। ये आपके सेकेंडरी लेटरल्स, और यहाँ सेकेंडरी लेटरल्स के साथ में आप देख सकते हैं कि कारा के जननांग दिखाई दे रहे हैं आपको। एक आपको पाइनएप्पल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं न्यूक्यूल, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मादा जननांग है कारा का। और जो ग्लोब्यूल है या गोल राउंडेड स्ट्रक्चर है जो कारा का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग है। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम केवल पर्व की स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने कहा था कि पर्व की जो आंतरिक संरचना देखें तो उसमें एक सेंटर सेल पाई जाती है और उसके चारों तरफ परिधीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये परिधीय कोशिकाएं हैं इसकी पेरिफेरल सेल्स, और पेरिफेरल सेल्स का निर्माण हो रहा है कॉर्टिकल सेल्स के द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉर्टिकल सेल्स के द्वारा परिधीय कोशिका का निर्माण हो रहा है। या इस डायग्राम में और क्लियर देख सकते हैं, ये जो मेन एक्सिस है आपका, और इसमें आप देख सकते हैं ये पर्व संधि हैं जिसपे सेकेंडरी लेटरल्स या स्टिपुलोइड्स निकले हुए हैं। तो ये एक चक्र के अंदर है, तो ये सेकेंडरी लेटरल्स हैं आपके। तो ये कारा की संरचना है जिसको हम डायग्राम के द्वारा बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सीमित वृद्धि वाली शाखाएं कौन सी हैं, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं कौन सी है, और स्टिप्लॉइड या सेकेंडरी लेटरल्स क्या है उसके ऊपर, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब बात आती है कोशिका संरचना। पर्व संधि की कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी, अगर हम नोड की बात करें तो पर्व संधि की कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएट जिसमें एक केंद्र पाया जाता है, तथा सघन कणिकामय कोशिका द्रव्य युक्त होती हैं। मतलब जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो डेंसली ग्रेनुलर होता है और उसमें पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में परिधि की ओर अनेक बिंबाप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर आपको डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पर्व की कोशिकाएं, अगर हम इंटरनोड की बात करें, पर्व संधि की कोशिकाओं की तुलना में बहुत अधिक लंबी होती है। जैसे हमने कहा कि पर्व की कोशिका बहुत अधिक लंबी होती है। इनका कोशिका भित्ति की सतह पर सिलिका तथा कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण डिपोजिशन देखा गया है, इम्प्रेग्नेंट देखा गया है, जिसके फलस्वरूप परपटी में तथा भंगुर हो जाती हैं। इनमें जीव द्रव्य कोशिका धृति प्राइमोर्डियल आर्टिकल के रूप में, अर्थात कोशिका भित्ति से संलग्न एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है जो कोशिका भित्ति के पास में एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसको हम
जीव द्रव्य कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कोशिका धृति प्राइमोर्डियल आर्टिकल कहते हैं। शीर्षस्थ एवं पर्वसंधि कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है तथा ये एक केंद्र की होती है। इसके विपरीत पर्व कोशिकाओं में एक केंद्रीय रिक्तिका होती है तथा इन कोशिकाओं के दीर्घीकरण के साथ साथ इसमें उपस्थित केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये कोशिकाएं बहुकेंद्र की हो जाती हैं। कोशिका धृति में केंद्रकों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे दीर्घवृत्तीय क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इनके कोशिका द्रव्य में प्रवाही गति स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाई जाती है। तो ये हम कारा के अंदर सेल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं कि कोशिका के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। वृद्धि की बात करें, कारा के जो थैलस है उसमें किस प्रकार से वृद्धि होती है उसकी बात करते हैं। ग्रोथ इन कारा, कारा के मुख्य अक्ष तथा शाखाओं की वृद्धि एक गुंबदाकार शिखाग्र कोशिका डोम शेप्ड एपिकल सेल से होती है। इस कोशिका के उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ विभाजनों से ट्रांसफर डिवीजन सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजनों से अनेक डिस्क रूपी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं जो एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हैं। इसके पश्चात इनमें से प्रत्येक कोशिका पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं। इनमें से ऊपरी उभयोतल बाइकॉनकेव संतति कोशिका पर संधि प्रारंभिक तथा नीचे की उभयोतल बाइकॉन्वेक्स संतति कोशिका पर्व प्रारंभिक इंटरनोडल बनाती हैं। पर्व संधि प्रारंभिक में एक दूसरे के समकोण पर अनेक उदग्र विभाजन वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिनके फलस्वरूप दो केंद्रीय कोशिकाएं तथा 6 से 20 तक परिधीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोनों केंद्रीय कोशिकाएं परिधीय कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। परिधीय कोशिकाएं प्राथमिक पार्श्वों के लिए शिखाग्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। आधारी पर्व संधि की परिधीय कोशिकाएं मूलाभास बनाती हैं। पर्व प्रारंभिक कोशिका में कोई विभाजन नहीं होते, ये केवल दीर्घित होकर पर्व कोशिका बनाती हैं। तो ये आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वृद्धि होती है कारा के अंदर वो किस प्रकार से होती है। यहाँ डायग्राम में देखें, ये एपिकल सेल है डोम शेप्ड गुंबदाकार एपिकल सेल है, शिखाग्र कोशिका है और जिसमें आप देखें कि अनुप्रस्थ विभाजन हो रहे हैं, उससे एपिकल सेल और बेसल सेल बन रही हैं। इसी के साथ में इसमें अगर अनुप्रस्थ विभाजनों से जो कोशिकाएं बनती हैं वो आप देखें बाइकॉन्वेक्स बाइकॉनकेव उभयावतल और नोडल इनिशियल कहला रही है, पर्वसंधि प्रारंभिका और एक बन रही है आपके बाइकॉन्वेक्स उभयोतल जिसको हम इंटरनोडल सेल्स कह रहे हैं। तो आप देखें कि जो इंटरनोडल सेल्स है उसके अंदर बाद में विभाजन नहीं होते और केवल उसमें क्या होता है इलोंगेशन। तो यहाँ देखें ये जो हमने इंटरनोडल इनिशियल की बात की इसमें केवल इलोंगेशन होता है, इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। बाकी आप देखें नोडल इनिशियल के अंदर कि इसके अंदर आपके विभाजन चल रहे हैं और इसके विभाजनों से आपके दो बीच में केंद्रीय कोशिकाएं बनती हैं और फिर परिधीय में आपके बाहर की कोशिकाएं बन जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि दो तो इसकी सेंट्रल सेल्स हैं और बाहर की आप देखें 1 2 3 4 5 6 ये इसकी परिधीय कोशिकाएं बनती हैं। तो आप ये इसके अंदर वृद्धि में देख सकते हैं। और ये इसका हम देखें शिखाग्र का संरचना जिसमें आपको एपिकल सेल दिखाई दे रही है और नीचे बेसल सेल दिखाई दे रही है और एपिकल सेल ऑफ ब्रांच, तो जो एपिकल सेल आपने बात की वो ब्रांच के लिए बन रही है। तीसरे प्राइमरी लेटरल्स इंटरनोडल सेल्स कोर्टिकल सेल्स इस तरह की इसमें आपको जो कारा का जो शीर्ष भाग है वो इस तरह से दिखाई देता है आपको वृद्धि करते समय। तो ये कारा के अंदर हमने संरचना और उसकी वृद्धि के बारे में बात की। जनन की बात करें कारा के अंदर रिप्रोडक्शन, कारा में जनन कायिक तथा लैंगिक विधियों से होता है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। इसमें अलैंगिक बीजाणु का अभाव होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, इसलिए इसमें अलैंगिक जनन कारा के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर हम कायिक जनन की बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो कायिक जनन कारा के अंदर निम्नलिखित कायिक उदरवों वेजिटेटिव आउटग्रोथ द्वारा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के उर्दू दिखाई देते हैं आपको बनते हुए। तो वेजिटेटिव आउटग्रोथ के द्वारा कायिक जनन होता है इसके अंदर। तो आप देखें सबसे पहले एमाइलम स्टार्च, तो एमाइलम स्टार्च बनते हैं। कारा की कुछ जातियाँ जैसे कारा स्टेलिगेरा में मुख्य अक्ष की निचली परसंधियों पर, तो जो मुख्य अक्ष है उसकी सबसे जो नीचे की परसंधि है उस पर ताराकृत स्टार शेप्ड कोशिकाओं के समूह विकसित होते हैं। इनकी कोशिकाओं में एमाइलम स्टार्च प्रचुर मात्रा में भरा होता है, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं एमाइलम स्टार्स। मातृथैलस से जब ये एमाइलम स्टार्स अलग हो जाते हैं तो ये कोशिकाएं नया थैलस बनाती हैं। तो एमाइलम स्टार्स देखे जा सकते हैं। बुलबिल्स की बात करें, पत्र प्रकलिकाएं कारा एस्पेरा के मूलाभासों में, अब ये देखें राइजोइड्स के अंदर बात हो रही है, प्रकलिकाओं के पत्र प्रकलिकाओं के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये चिरकालिक अंग पैरेंटिक ऑर्गन्स के समान दिखाई देती हैं। तो कारा एस्पेरा के अंदर देखें हम बात कर रहे हैं, मूलाभास में पृथक होने पर ये नया थैलस बनाती हैं। तो एस्पेरा के अंदर मूलाभासों के अंदर आपको पत्र प्रकलिकाएं या बुलबिल्स देखने को मिलती हैं। तो राइजोइडल्स या रूट बुलबिल्स कह सकते हैं इसको हम। कारा बाल्टिका में पत्र प्रकलिकाएं मुख्य अक्ष की परिसंधियों पे पाई जाती हैं। तो एस्पेरा में तो हमने कहा कि राइजोइड्स पे पाई जाती हैं, और बाल्टिका के अंदर हम ये बात करें तो ये मुख्य अक्ष की परिसंधियों पे भी मिलती हैं। अनियमित पत्र प्रकलिकाएं एमोर्फस बुलबिल्स कारा की कुछ जातियों में मुख्य अक्ष जैसे कारा डेलिकेटुला अथवा मूलाभासों जैसे कारा बाल्टिका की निचली परसंधियों पर पार्श्व ऊर्ध्व लेटरल आउटग्रोथ के रूप में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन्हें अनियमित पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं, एमोर्फस बुलबिल्स कहते हैं। ये कायिक संवर्धन में सहायक होती हैं। तो इस तरह से हम एमोर्फस बुलबिल्स की बात भी कर सकते हैं। द्वितीयक प्रथम तंतु सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये प्राथमिक प्रथम तंतुओं अथवा मूलाभासों की आधारीय कोशिकाओं से विकसित होते हैं। तो मूलाभास के अंदर जो बेसल सेल्स होती हैं उससे ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा विकसित होते हैं। प्राथमिक प्रथम तंतुओं के समान भी ये भी नया थैलस बनाते हैं। तो ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है जब वो प्राथमिक तंतुओं से अलग हो जाती हैं और तो प्रथम तंतुओं के समान ही नया थैलस बनाती हैं। तो आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो हमने बात की थी। ये जो ए डायग्राम है हमारे पास, ये वो हैं एमाइलम स्टार्स जिसमें एमाइलम स्टार्च भरा हो रहता है। और जो बी डायग्राम है जिसको हमने कहा कि रूट बुलबिल्स जो कारा एस्पेरा के अंदर है, तो ये बुलबिल्स देखने को मिलती है। और सी डायग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं जो है एमोर्फस बुलबिल्स। तो एमोर्फस बुलबिल्स आपको कारा बाल्टिका के अंदर भी मिलती है और कारा डेलिक्यूटुला में भी मिलती हैं। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कारा के अंदर कायिक जनन की या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने बात की कारा की संरचना के बारे में कि कारा का थैलस किस प्रकार का होता है। तो इसका जो थैलस होता है वो इक्विसिटोइड थैलस होता है, इक्विसिटम के समान दिखाई देता है, इक्विसिटम नुमा होता है, तो इसलिए हम इक्विसिटोइड थैलस कहते हैं। फिर हमने बात की कि इसकी संरचना के अंदर कितने प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, ब्रांचेज पाई जाती हैं। फिर हमने बात की कि इसकी कोशिका संरचना कैसे होती है, कारा के अंदर थैलस की वृद्धि किस प्रकार से होती है और कारा के अंदर कायिक जनन किस प्रकार से होता है। तो अगली क्लास के अंदर जब आपसे मिलेंगे तो हम बात करेंगे कारा के लैंगिक जनन की। कारा का लैंगिक जनन उगेमस टाइप का होता है और विशेष प्रकार का होता है, इसलिए हम इसको एक अलग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।